द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम पदार्थों के भौतिक गुणों को समझने के दो अलग-अलग तरीकों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का जो मुख्य सवाल है वो ये है, क्या भौतिक गुणों को उनके आकार पर निर्भरता के आधार पर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में बांटना ही सबसे मौलिक, सबसे सही तरीका है, या फिर इमर्जेंट यानी आकस्मिक गुणों की जो अवधारणा है वो हमें एक ज्यादा गहरी और सटीक समझ देती है। और ये बहस स्रोत सामग्री में दिए गए गुणों की परिभाषाओं से ही निकली है। इस चर्चा में मेरा तर्क ये रहेगा कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का वर्गीकरण भौतिक प्रणालियों को समझने के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक और एक बुनियादी ढांचा है। और मैं ये दृष्टिकोण रखूंगी कि ये वर्गीकरण उपयोगी तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये काफी हद तक सतही है। आकस्मिक गुणों की अवधारणा ये समझने के लिए एक ज्यादा मौलिक और शक्तिशाली तरीका है कि भौतिक गुण असल में होते क्या हैं और वे आते कहाँ से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि भौतिक गुणों का जो वर्गीकरण है वो उनके परिमाण और सिस्टम के आकार के बीच के संबंध पर आधारित होना चाहिए। यह एक बहुत ही सीधा, मापने योग्य और व्यावहारिक तरीका है। इंटेंसिव गुण मतलब वे गुण जिनका मान सिस्टम के आकार पर निर्भर नहीं करता, जैसे तापमान, दबाव, घनत्व और गलनांक। आप पानी का एक छोटा ग्लास लें या एक पूरी बाल्टी, उसका घनत्व हमेशा 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर ही रहेगा और उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ये गुण पदार्थ की अंतर्निहित प्रकृति से जुड़े हैं, उसकी मात्रा से नहीं। दूसरी ओर एक्सटेंसिव गुण हैं जो सिस्टम के आकार के सीधे आनुपातिक होते हैं, जिन्हें आप जोड़ सकते हैं, जैसे द्रव्यमान, आयतन और आंतरिक ऊर्जा। अगर आपके पास 1 लीटर पानी है और आप उसमें 1 लीटर और मिलाते हैं तो आपके पास 2 लीटर पानी होता है, आयतन दुगुना हो जाता है। बहुत सीधा सा हिसाब है। इस वर्गीकरण की असली ताकत इसकी सादगी और उपयोगिता में है। ये हमें विशेषता गुणों को पहचानने में मदद करता है। घनत्व और गलनांक जैसे इंटेंसिव गुण किसी पदार्थ की पहचान के लिए, कह सकते हैं, एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं। और यही वजह है कि एक जौहरी सोने की शुद्धता की जांच उसके घनत्व से कर सकता है, चाहे गहना छोटा हो या बड़ा। और तो और ये ढांचा तार्किक रूप से भी बहुत सुसंगत है। आप दो एक्सटेंसिव गुणों जैसे द्रव्यमान और आयतन का अनुपात लेकर एक इंटेंसिव गुण यानी घनत्व बना सकते हैं। ये इसकी व्यावहारिक और सैद्धांतिक मजबूती को दिखाता है। हैं ये नहीं कि वे मौजूद ही क्यों हैं। देखिए, इंटेंसिव एक्सटेंसिव वर्गीकरण हमें गुणों की एक सूची देता है, एक कैटलॉग, लेकिन इमर्जेंस यानी आकस्मिकता हमें उस कैटलॉग के पीछे की कहानी बताती है कि ये गुण पैदा कैसे हुए। ये सिर्फ वर्गीकरण नहीं है, ये उत्पत्ति की कहानी है। आकस्मिक गुण वे गुण हैं जो केवल तब सामने आते हैं जब कई घटक एक साथ मिलकर एक सिस्टम के रूप में काम करते हैं। ये गुण अलग अलग घटकों में नहीं पाए जाते। यह केवल भागों के योग से कहीं ज्यादा है। यह उन भागों के बीच की जो अंतःक्रिया है उससे पैदा होने वाली एक नई चीज है। उदाहरण के लिए तापमान को ही लीजिए, जिसे आपने एक क्लासिक इंटेंसिव गुण बताया। तापमान असल में एक आकस्मिक गुण है। एक अकेले पानी के अणु का तापमान नहीं होता, उसकी सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है। तापमान तो अरबों अणुओं की सामूहिक औसत गतिज ऊर्जा का माप है। यह एक सांख्यिकीय घटना है जो एक समूह में ही अर्थ रखती है। इसी तरह पानी का एक अणु गीला नहीं होता। गीलापन कई पानी के अणुओं के सामूहिक व्यवहार, उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड और सतह तनाव से पैदा होने वाला एक आकस्मिक गुण है। इसलिए कई इंटेंसिव गुणों को आकस्मिक गुणों के रूप में देखना अधिक मौलिक है। यह उनके अस्तित्व के मूल कारण पर प्रकाश डालता है, न कि केवल उनके आकार निर्भरता के सतही अवलोकन पर। यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। चलिए तापमान की प्रकृति पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। आपने कहा कि यह आकस्मिक है, लेकिन पारंपरिक रूप से इसे एक क्लासिक इंटेंसिव गुण के रूप में ही परिभाषित किया गया है। यह वर्गीकरण सीधा और मापने योग्य है। एक कप चाय और एक केतली चाय दोनों का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। यह आकार स्वतंत्रता ही इसकी परिभाषित विशेषता है और यही इसे विज्ञान और इंजीनियरिंग में एक अत्यंत उपयोगी अवधारणा बनाती है। हम इसे सीधे थर्मामीटर से माप सकते हैं और थर्मोडायनामिक्स के नियमों को लागू कर सकते हैं। यह व्यावहारिक विज्ञान की नींव है।
तो आप कह रहे हैं कि इसका इमर्जेंट होना ही इसे इंटेंसिव बनाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है? इसे इंटेंसिव कहना केवल इसके व्यवहार का वर्णन करता है, इसकी उत्पत्ति का नहीं। सवाल ये है कि ये आकार से स्वतंत्र क्यों है? इसका उत्तर इमर्जेंस की अवधारणा में ही है। ये इसलिए आकार से स्वतंत्र है क्योंकि ये एक औसत गुण है, एक स्टैटिस्टिकल एवरेज। आप 10 कणों का औसत लें या 1,00,000 का, अगर वे एक ही तापीय संतुलन में हैं तो औसत वही रहेगा। इमर्जेंट का लेबल एक गहरी व्याख्यात्मक सच्चाई को उजागर करता है कि तापमान क्या है, जबकि इंटेंसिव का लेबल केवल एक सतही अवलोकन है कि ये कैसे व्यवहार करता है। ये कारण और प्रभाव के बीच का अंतर है ना? लेकिन क्या इस गहरे स्तर पर जाने से कोई व्यावहारिक लाभ होता है? एक इंजीनियर के लिए जो एक कार का इंजन डिजाइन कर रहा है, ये जानना कि तापमान आकार पर निर्भर नहीं करता ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि ये सैद्धांतिक रूप से कहां से आया है। क्या ये एक अनावश्यक जटिलता नहीं है? बिल्कुल नहीं। बुनियादी विज्ञान के लिए ये बहुत जरूरी है। ये समझना कि तापमान एक आकस्मिक घटना है हमें ये समझने में मदद करता है कि थर्मोडायनामिक्स के नियम क्यों काम करते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमें उनकी सीमाओं को समझने में मदद करता है। जब आप नैनोस्केल पर जाते हैं, जहां आपके पास केवल कुछ 100 या 1000 अणु होते हैं, तो तापमान की अवधारणा धुंधली होने लगती है। वहां उतार चढ़ाव इतने ज्यादा होते हैं कि एक स्थिर औसत निकालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ इंटेंसिव का लेबल एक तरह से टूट जाता है, लेकिन इमर्जेंस की अवधारणा हमें बताती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं नैनो स्केल पर इसकी सीमाओं को समझता हूं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक दुनिया में जहां हम ज्यादातर काम करते हैं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव वर्गीकरण की व्यावहारिक उपयोगिता बहुत ज्यादा है। ये हमें विशिष्ट गुण जैसे विशिष्ट ऊष्मा क्षमता और मोलर गुण जैसे मोलर आयतन को परिभाषित करने की अनुमति देता है। ये रसायन विज्ञान और सामग्री विज्ञान की भाषा का हिस्सा हैं। ये उन गुणों के बीच एक स्पष्ट और जरूरी अंतर करता है जो मात्रा के साथ बदलते हैं, जैसे द्रव्यमान और आयतन, और जो नहीं बदलते, जैसे घनत्व। पदार्थों की पहचान, शुद्धता की जांच और औद्योगिक प्रक्रियाओं के नियंत्रण के लिए यह अंतर मौलिक है। मैं इसकी उपयोगिता को स्वीकार करती हूँ, लेकिन उस तर्क की एक सीमा है। ये ढांचा उन गुणों की व्याख्या करने में विफल रहता है जो ना तो पूरी तरह से इंटेंसिव हैं और न ही पूरी तरह से एक्सटेंसिव। उदाहरण के लिए आयतन का वर्गमूल। यह श्रेणीकरण हर जगह लागू नहीं होता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अंतर्निहित भौतिकी को छिपा सकता है। कठोरता और तन्यता जैसे गुणों को इंटेंसिव के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन ये गुण सामग्री की सूक्ष्म संरचना पर, यानी उसकी माइक्रोस्ट्रक्चर पर गहराई से निर्भर करते हैं। यानी सामग्री के भीतर छोटे पैमाने पर दोष, क्रिस्टल की सीमाएं और छिद्रों की उपस्थिति। तो वास्तव में इंटेंसिव होता है। एक स्टील बीम का एक छोटा टुकड़ा और पूरी बीम की कठोरता समान होगी, भले ही वो कठोरता सूक्ष्म क्रिस्टल संरचना से उत्पन्न हुई हो। ये दोनों अलग-अलग स्तरों पर विश्लेषण हैं। एक सामग्री वैज्ञानिक के लिए जो सूक्ष्म स्तर पर देख रहा है, और दूसरा एक सिविल इंजीनियर के लिए जो मैक्रो स्तर पर काम कर रहा है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में वैध और उपयोगी हैं। लेकिन ये अलगाव कृत्रिम है। उस सिविल इंजीनियर को ये जानने की जरूरत पड़ सकती है कि स्टील का एक बैच दूसरे से कमजोर क्यों है। इसका जवाब मैक्रोस्कोपिक इंटेंसिव गुण में नहीं मिलेगा, इसका जवाब सूक्ष्म संरचना में मिलेगा, यानी उसके आकस्मिक गुणों में। शायद एक बैच में क्रिस्टल का आकार अलग था या उसमें ज्यादा अशुद्धियां थीं। इसलिए आकस्मिकता की गहरी समझ लंबे समय में ज्यादा व्यावहारिक साबित होती है। यह हमें न केवल गुणों को मापने बल्कि उन्हें नियंत्रित करने और सुधारने की भी क्षमता देती है। यह केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है। चलिए इस मध्य को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। इंटेंसिव एक्सटेंसिव ढांचे की सुंदरता इसकी सरलता और माप से सीधे संबंध में है। ये अनुभवजन्य रूप से आधारित है। आप एक गुण को मापते हैं, सिस्टम का आकार बदलते हैं और फिर से मापते हैं। परिणाम आपको बताता है कि ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। ये विज्ञान का मूल तरीका है। जब आप चेतना जैसी जटिल अवधारणाओं को इसमें लाते हैं, तो आप विषय को, मुझे लगता है, धुंधला कर रहे हैं। हम यहाँ भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं, जटिल जैविक घटनाओं की नहीं।
विज्ञान को नियंत्रित करते हैं। चलिए चेतना को एक पल के लिए भूल जाते हैं, पूरी तरह से भौतिक घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो आपके सरल ढांचे में फिट नहीं बैठती हैं। सुपर कंडक्टिविटी के बारे में क्या? ये शून्य विद्युत प्रतिरोध की स्थिति है जो कुछ सामग्रियों में बहुत कम तापमान पर उत्पन्न होती है। ये गुण एक अकेले इलेक्ट्रॉन का नहीं है, बल्कि लाखों इलेक्ट्रॉनों के एक साथ मिलकर एक क्वांटम अवस्था बनाने का परिणाम है। क्या ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव? ये सवाल यहाँ बेमानी है। ये एक क्लासिक आकस्मिक घटना है। ये एक अच्छा उदाहरण है। सुपर कंडक्टिविटी वाकई एक जटिल क्वांटम घटना है। और सिर्फ यही नहीं, टर्ब्यूलेंस के बारे में सोचिए। हवा या पानी में बनने वाले भंवर, ये न्यूटन के गति के सरल नियमों का पालन करने वाले कणों के सामूहिक व्यवहार से उत्पन्न होता है, लेकिन इसका व्यवहार अविश्वसनीय रूप से जटिल होता है। आप टर्ब्यूलेंस को इंटेंसिव या एक्सटेंसिव नहीं कह सकती। ये दिखाता है कि आपका आकार आधारित ढांचा सार्वभौमिक नहीं है। ये केवल कुछ विशेष सरल मामलों में ही काम करता है। आकस्मिकता की अवधारणा इन सभी को पानी के गीलेपन से लेकर सुपरकंडक्टर के शून्य प्रतिरोध तक एक ही सिद्धांत के तहत समझाती है कि जब कई हिस्से एक साथ आते हैं तो वे ऐसे गुण पैदा कर सकते हैं जो उनमें अकेले मौजूद नहीं थे। ये एक तर्कपूर्ण बात है कि टर्बुलेंस और सुपर कंडक्टिविटी जैसे मामले जटिल हैं, लेकिन क्या हम कुछ जटिल अपवादों के कारण एक ऐसे नियम को खारिज कर दें जो रोजमर्रा की 99% स्थितियों में काम करता है? हम जिन स्थिर पदार्थों और अवस्थाओं से हर दिन निपटते हैं, उनके लिए इंटेंसिव एक्सटेंसिव का भेद बिल्कुल सटीक और बेहद शक्तिशाली है। इसकी व्यावहारिकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं इसे खारिज करने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसे सही जगह पर रखने की बात कर रही हूँ। यह एक उपयोगी नियम है, एक रूल ऑफ थंब, लेकिन ये एक मौलिक सिद्धांत नहीं है। आकस्मिकता का दृष्टिकोण इंटेंसिव एक्सटेंसिव गुणों को एक मौलिक नियम के रूप में नहीं देखता, बल्कि उन्हें विशेष परिस्थितियों में सामूहिक व्यवहार के एक संभावित परिणाम के रूप में देखता है। ये एक ज्यादा एकीकृत और शक्तिशाली भौतिक सिद्धांत है। यह हमें बताता है कि सरल नियम जटिलता से कैसे पैदा होते हैं, इसलिए ये ज्यादा मौलिक है। अंत में मैं यही कहूंगा कि गुणों का इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में वर्गीकरण भौतिक विज्ञान में एक अनिवार्य और एक मौलिक उपकरण बना हुआ है। यह सिस्टम के आकार और गुण के बीच मापने योग्य संबंध पर आधारित एक स्पष्ट, व्यवहारिक और परीक्षण योग्य ढांचा प्रदान करता है। यह पदार्थों की पहचान करने, उनकी शुद्धता का निर्धारण करने और इंजीनियरिंग डिजाइन में उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी सादगी इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी ताकत है, जो इसे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक सुलभ और शक्तिशाली उपकरण बनाती है। और मैं ये मानती हूँ कि जबकि इंटेंसिव एक्सटेंसिव वर्गीकरण एक उपयोगी प्रारंभिक बिंदु है, आकस्मिकता की अवधारणा एक गहरी और अधिक मौलिक व्याख्या प्रदान करती है कि ये गुण पहली बार में मौजूद ही क्यों हैं। यह हमारा ध्यान केवल स्केलिंग व्यवहार से हटाकर उन जटिल सामूहिक अंतःक्रियाओं पर केंद्रित करता है जो इन घटनाओं का असली स्रोत है। यह हमें सूक्ष्म जगत को स्थूल जगत से जोड़ने में मदद करता है और भौतिक दुनिया की अधिक व्यापक और एकीकृत समझ की ओर ले जाता है। यह केवल वर्णन नहीं करता, बल्कि व्याख्या भी करता है। स्पष्ट है कि हमारी असहमति इस बात पर है कि किस स्तर के विश्लेषण को मौलिक माना जाए। एक ढांचा व्यवहारिक, मैक्रोस्कोपिक माप पर जोर देता है जो विज्ञान के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक है। यह हमें बताता है कि दुनिया कैसे काम करती है। और दूसरा ढांचा गुणों की मौलिक सूक्ष्म उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, जो हमारी सैद्धांतिक समझ को गहरा करता है। यह हमें बताता है कि दुनिया इस तरह से काम क्यों करती है। हम शायद इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि यह समझना कि मैक्रोस्कोपिक गुण सूक्ष्म अंतःक्रियाओं से कैसे उत्पन्न होते हैं, वैज्ञानिक जांच का एक प्रमुख और आकर्षक क्षेत्र बना हुआ है। बिल्कुल, और यह सामग्री निश्चित रूप से इस विषय पर और अधिक सोचने और खोज करने के लिए प्रेरित करती है।